हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, जैसे कि हम पिछली क्लास में आपको फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में जो टॉपिक था वो आपकी क्लास हम करा चुके हैं। तो दोस्तों, आज जो आपकी क्लास रहेगी वो फैमिली और फ्रेंड्स से MCQ क्वेश्चन यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि फैमिली और आपके फ्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, लगभग 15 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो लेते हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन, उन पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही उन पर थोड़ी परिचर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, आप देख रहे होंगे, लिखा है कि भारत में लड़कियों और लड़के के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या होनी चाहिए या क्या होती है, ये बात भी आप कह सकते हैं। तो यदि बात करें लड़कियों की और लड़कों की, तो दोस्तों भारत में लड़कियों की जो उम्र होती है शादी करने की वो 18 वर्ष होती है और lड़कों की जो आपकी होती है 21 वर्ष होती है। तो ऑप्शंस में आप देखेंगे जहां पर 18 और 21 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे बी नंबर पर 18 और 21 आपकी क्या है, कानूनी उम्र है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर लें इसके बाद अगले क्वेश्चन की, आगे चलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर पर लिखा है दोस्तों, ये भी फैमिली और फ्रेंड्स से ही रिलेटेड है। तो लिखा है कि बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से मिलता है या कहाँ से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों बात करें समाजीकरण का दोस्तों सबसे पहली संस्था जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, परिवार होती है। और बालक को भी समाजीकरण की जो पहली संस्था में पहला पाठ मिलता है वो आपके परिवार से ही मिलता है। तो ऑप्शंस परिवार का आप इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो डी नंबर पर आप लिखा देख रहे होंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों हमने अपनी वीडियो में भी अपनी क्लास में भी बताया है कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। एकल परिवार से मतलब वो होता है जहाँ इस पर माता पिता होते हैं दोस्तों, माता और पिता होते हैं, प्लस उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका एकल परिवार कहलाता है। तो दोस्तों जिसमें भी ये ऑप्शंस होगा वही इसमें शामिल होगा। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शंस पर। ये कह रहा है क्या 1950 के बाद बने परिवार, तो बिल्कुल ये ऑप्शंस नहीं होगा। बी नंबर पर लिखा है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल हो, तो बी नंबर पर आपका राइट जवाब मिल जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे, बाकी और भी ऑप्शंस देखें तो इसमें लिखा है कि सी नंबर पर लिखे उसके माता पिता दादा दादी सहित पूरा परिवार। तो पूरा परिवार यदि लें तो वो आपका हो जाएगा संयुक्त परिवार, या जिसे कहते हैं जॉइंट फैमिली, और केवल पति पत्नी भी इसमें नहीं होगा। तो बी नंबर का ऑप्शंस ठीक था दोस्तों, वो आपका राइट करा चुके हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे आगे बात करें दोस्तों, लिखा है 4 नंबर पर लिखा है दोस्तों, लिखा है कि संयुक्त परिवार को कौन सा कारक सर्वाधिक विखंडित करता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक संयुक्त परिवार है और उसे यदि विखंडित करें तो ऐसा कौन सा ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण कारण है जो उसको विखंडित करता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, बात करें तो क्या धर्म की हो जाएगी, तो धर्म की नहीं होगी महत्वपूर्ण भूमिका विखंडित करने के लिए, जाति की भी नहीं होगी और प्राचीन परंपरा की भी नहीं होगी। दोस्तों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा पश्चिमीकरण का पहले आप मतलब समझ लीजिए। तो पश्चिमीकरण का जो मतलब दोस्तों है वो पाश्चात्य देशों से यानी जो कि आपकी वेस्टर्न कल्चर है, यानी आपके पश्चिमी देश हैं उनसे, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर दोस्तों क्या पाया जाता है, एकल परिवार पाया जाता है। उसी की धारणा लेते हुए आजकल हमारा समाज क्या है, पाश्चात्य देशों की धारणा को अपना रहा है। हमारा जो है भारत देश की बात करें, ज़्यादातर हमारे देश में संयुक्त परिवार होते थे, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पाश्चात्य धारणा को अपनाते धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि संयुक्त परिवार एकल परिवार में टूटते जा रहे हैं। इसके बाद आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि पति और पत्नी और उसके सहयोगी बच्चों से मिलकर बने परिवार को क्या कहते हैं। दोस्तों हमने पीछे ही बताया, यदि पति पत्नी हो और उनके अविवाहित या सहयोगी बच्चे हों तो वो क्या कहलाता है,
क्लियर फैमिली, जिसे कहते हैं एकांकी परिवार या एकल परिवार, जो सी नंबर पर लिखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि विश्व के सभी समाजों में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, यानी कि ये कहना चाहता है अधिकतर किस तरह के परिवार पाए जाते हैं। यदि बात कर लें तो दोस्तों अधिकतर क्या होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली ही अधिकतर पाए जाते हैं, जिसे एकल परिवार कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन से यही राइट हो जाएगा। पितृवंशीय परिवार की बात करें तो ये होता है जहाँ पे पिता की अधिकता अधिक होती है, यानी पिता की बातें अधिक मानी जाती है। बट क्या है दोस्तों, अधिकतर क्या चल रहे हैं, एकल परिवार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। लिखा है कि पारिवारिक विघटन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है, यानी सबसे कम जिम्मेदार कारक कौन सा नहीं है। दोस्तों नहीं का हमेशा ध्यान रखें। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कारण बताइए जो कि परिवार को तोड़ने में सहायक नहीं है या अधिक महत्वपूर्ण योग्यता नहीं रखता। यदि जनसंख्या की बात करें तो ये ऑप्शंस हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ लेते हैं, पहले और ऑप्शंस देख लेते हैं। तो औद्योगिकरण की बात करें तो ये विघटन परिवार को करता है, क्योंकि दोस्तों औद्योगिकरण क्यों करता है ये आप समझ लीजिए। जैसे कि हम बात करें, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो क्या हुआ है, हमारे देश में औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियल एरिया का उद्भव ज़्यादा हुआ है। इससे क्या हुआ है, गाँवों के कामकाज थे वो हो गए बंद, और लोग कहाँ के लिए जाते हैं, शहर की तरफ। और शहर में जाकर क्या होता है दोस्तों, शहर में जाकर काम धंधा करके वहीं पर बस जाते हैं। तब धीरे धीरे क्या होता है कि उनके माँ बाप जो होते हैं दोस्तों गांव में रह जाते हैं, और आपके जो धीरे धीरे बच्चे शहर में बस जाते हैं। इससे क्या होता है, एकल परिवार बनता चला जाता है। और नगरीकरण या शहरीकरण का भी वही आपका अर्थ है कि जब काम आपको शहर या नगर में मिलेगा दोस्तों, आप नगर की तरफ भागेंगे। तो ये भी आपका कारण है किसको, परिवार को विघटन करने का यानी तोड़ने के लिए। नगरीकरण भी कारण है। और बात कर लें तो एक कारण और है जो प्रेम विवाह का भी महत्वपूर्ण कारण विघटन करने में है, क्योंकि यदि कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची आपका प्रेम विवाह कर लेगी, तो वो क्या होगी, वो अलग जाकर बसने की कोशिश करेगी। तो ये भी आपके विघटन के कारण हैं। यदि विघटन का इसमें कारण नहीं के बराबर माना जाए तो वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि से, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से परिवार विघटन का कारण कम है। बट क्या है दोस्तों, इसमें जनसंख्या इकट्ठी रह सकती है। लेकिन अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। लिखा है कि बहुपति यानी जिसमें कई पति बहू से शादी करता हो, यानी कई लड़कियों से शादी करता हो। बहुपत्नी यहाँ पे कहती है पत्नी कई पति से शादी करता हो। समूह विवाह या अनियंत्रित विवाह, ये सभी किस प्रकार के विवाह के कारण है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें हर जगह बहु आ रहा है। बहु का मतलब दोस्तों, बहुपत्नी का मतलब कि पत्नी कई शादी करेगी, और बहुपति का मतलब पति कई शादी करेगा। तो ये सब किसके हैं, बहु विवाह के आपके प्रकार हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है दोस्तों कि परिवार को गिरोह किसने माना है। यदि परिवार को गिरोह की बात करें तो डेविस कपूर ने ये माना है परिवार को एक गिरोह, एक किसके रूप में, एक गिरोह के रूप में माना गया है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, ये तो फैक्ट वाइज था। आगे बात करते हैं, नंबर आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11 नंबर। इसमें लिखा है दोस्तों कि परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको क्लास में भी पिछली क्लास में करवा चुके हैं, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों परिवार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फैमुलस शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द था, लैटिन भाषा का। तो इसमें फैमुलस सी नंबर पर लिखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे करें, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि किस समाजशास्त्री ने परिवार को मानव स्वभाव की पोषक कहा है। तो इनकी बात करें तो ये दोस्तों चार्ल्स स्कूल ने इनको पोशाक कहा है, मानव स्वभाव की पोषक किसने कहा है, चार्ल्स स्कूल ने। इसके बाद आगे बात करें, नंबर 13 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ जाता है नंबर 13, और इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं पहले, कि कोई भी ऐसा समाज नहीं जिसमें परिवार रूपी संस्था का अभाव हो। यानी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे परिवार ना हो। इसका सामान्य वर्णन कौन करता है।
तो इसमें बात करेंगे कि कौन समाजशास्त्री इसका वर्णन करते हैं या इसको परिभाषित करते हैं। तो मोरडेक नाम के जो मनोविज्ञान समाजशास्त्री थे ये इसको प्रदर्शित करते हैं कि क्या है, पूरे संसार में परिवार की संस्था या परिवार नाम का जो है आपका एक संस्था आपकी है पूरे समाज में कोई ना कोई प्रकार से। मैकाइबर और पेज की बात करें तो इन्होंने परिवार की परिभाषा दी कि एक परिवार में क्या होता है, यौन संबंध और आपके बच्चों का जनन और बच्चों का पालन पोषण जिस जगह होता है वो क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। इसके बाद आगे बात करें, लिखा है नंबर 14 लिखा है कि संयुक्त परिवार के परिवार का वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है, कि संयुक्त परिवार को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, वंश के आधार पर, सत्ता के आधार पर, दंपत्य संगति के आधार पर या निवास के आधार पर। तो दोस्तों संयुक्त परिवार को दंपत्ति संपत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है। संयुक्त परिवार आप जानते हो दोस्तों जिसमें दादा दादी नाना नानी है ना, ताई ताऊ या ये सब लोग होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, संयुक्त परिवार होता है। तो इसमें कुछ और भी विशेषताएं होती हैं संयुक्त परिवार में, जैसे कि संपत्ति में सभी का पूर्ण एवं समान अधिकार ये होना, ये क्या कहलाता है, इसकी विशेषता बिल्कुल है। एक आवासीय स्थल या निवास का होना, यानी सभी लोग एक जगह रहते हैं या एक स्थान पर रहते हैं। नंबर 2 सभी की भागीदारी, ये भी आपकी राइट आंसर होगा, यानी समान अधिकार होगा, एक स्थान पर रहेंगे और समान भागीदारी होगी, जिसको ऑप्शन डी सबको क्लियर कर देता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो दोस्तों ये आपके 15 नंबर थे फैमिली और फ्रेंड्स से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेके धन्यवाद। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं। अच्छी अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो दोस्तों ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और आप क्या करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।